गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 10 क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने अथवा किसी घटना का घटित होना या किसी व्यक्ति की अवस्था या वस्तु की स्थिति के बारे में पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। यह धातु क्रिया का मूल रूप होता है, जैसे पढ़ लिख। इस मूल धातु से हम अनेक प्रकार के क्रिया रूपों की रचना कर सकते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ता, पढ़ाता, पढ़वाता इत्यादि। दूसरा, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है, अर्थात प्रत्येक वाक्य में कोई न कोई क्रिया अवश्य विद्यमान रहती है। एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं और कभी कभी हम एक ही शब्दों में पूरे वाक्य या वाक्य की क्रिया के बारे में जानते हैं या उसका बोध किया जा सकता है। जैसे सच बोलो, क्या तुमने अपने मित्र की प्रशंसा की? उत्तर अगर कहा जाए हाँ, तो इसका मतलब है हाँ, मैंने अपने मित्र की प्रशंसा की। वाक्य में दो तीन क्रिया होती है, जिसमें से पहली क्रिया जो होती है वह मुख्य क्रिया होती है और जो उसके बाद की क्रियाएं आती हैं वे सहायक क्रिया के रूप में जानी जाती हैं। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के 6 भेद हैं। पहला भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया वह क्रिया कहलाती है जिसमें कर्म नहीं पाया जाता, अर्थात अकर्मक क्रिया में कोई भी कर्म विद्यमान नहीं रहता है। इस कर्म को पहचानने के लिए यदि हम क्या से प्रश्न करें, यदि हमें उसका उत्तर मिलेगा तो वह अकर्मक क्रिया नहीं होगी, और जब उत्तर नहीं मिलेगा तो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे दौड़ता हुआ बच्चा एकाएक गिर गया। यदि हम कहें कि क्या गिर गया तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। दूसरा क्रिया होता है सकर्मक क्रिया, अर्थात जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, अर्थात इसमें कर्म अवश्य निहित रहते हैं और इसमें यदि हम क्या से प्रश्न करें तो हमें उत्तर अवश्य मिलता है। जैसे मां ने स्वादिष्ट व्यंजन पकाए। क्या पकाए? उत्तर मिलेगा आपको स्वादिष्ट व्यंजन। अतः कहा जा सकता है कि जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है और जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है द्विसकर्मक क्रिया, अर्थात जिस क्रिया में एक कर्म होता है वह एक सकर्मक क्रिया होती है और जिसमें 2 कर्म पाए जाते हैं वे द्विसकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तीसरा इसका भेद है मुख्य या सामान्य क्रिया। मुख्य या सामान्य क्रिया। मुख्य और सामान्य क्रिया क्या होती हैं, किसे कहते हैं? मुख्य या सामान्य क्रिया वह क्रिया कहलाती है जिसका क्रिया एक ही पद में प्रकट हो जाता है, वह मुख्य या सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे पाठशाला जाओ, उधर मत जाओ, यह सामान्य क्रिया या मुख्य क्रिया के रूप में जानी जाती है। चौथा होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यह वह क्रिया कहलाती है जो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाएं होती हैं, अर्थात यह क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे आज पाठशाला चले जाओ, तो यहाँ पे चले मुख्य क्रिया है और जाओ उसकी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुई है। पांचवा है संयुक्त क्रिया।
संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया वह क्रिया कहलाती है जब दो क्रियाएं आपस में एक साथ मिलकर के प्रयोग की जाती हैं, अर्थात जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी उसकी सहायक क्रिया मिलकर के उस पूर्ण वाक्य की रचना करती हैं। छठा है प्रेरणात्मक क्रिया, अर्थात जब कोई क्रिया प्रेरणा देके किसी से कोई कार्य कराती हैं या की जाती हैं तो वे प्रेरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चों को कविता सिखाया, बच्चे ने अपने छोटे भाई को कविता पढ़ाई, ये सभी प्रेरणात्मक क्रियाएं हैं। इसको अगर आप देखें तो आप प्रेरणात्मक क्रिया में किस प्रकार से बदलेंगे? माँ माली से पौधे लगवाती है या भैया नाई से बाल कटवाते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रेरणात्मक क्रिया दो प्रकार से होती है, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। जैसे खिलाना प्रथम प्रेरणात्मक है और खिलवाना द्वितीय प्रेरणात्मक है। अब इन क्रियाओं को जानने के लिए आवश्यक है कि क्रिया भी विकारी शब्द है, इसमें भी लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन होते हैं। इसके लिए हमें आवश्यक है कि कर्म के अनुसार हम इनके काल के बारे में भी पढ़ें। काल क्या होते हैं? अर्थात क्रिया की घटना का बोध कराने वाला जो भी स्थिति होती है उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अर्थात जो क्रिया बीत चुकी होती है, जो क्रिया बीत चुकी होती है उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में हम उस क्रिया को समाप्त कर चुके होते हैं। दूसरा होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल वह काल कहलाता है जिसमें कार्य अभी वर्तमान समय में पूरा किया जा रहा है या वह कार्य अभी चल रहा है और वह अभी समाप्त नहीं हुआ है। तीसरा होता है भविष्यत काल, अर्थात जिस क्रिया को हम आने वाले समय में पूरा करेंगे वह भविष्यत काल कहलाता है। अर्थात आने वाले समय को हम भविष्यत काल के रूप में जानते हैं। इसके अलावा एक अन्य इसके भेद है वाच्य। वाच्य क्या होते हैं? अर्थात जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है या भाव के अनुसार हो रही है, वह वाच्य कहलाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि वाच्य के भी तीन भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य कर्तृवाच्य वह वाच्य कहलाता है जिससे क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है। अर्थात इसमें कर्ता स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों हो सकता है, एक वचन और बहुवचन भी हो सकता है। अर्थात कहा जा सकता है कि कर्ता की प्रधानता प्रकट करने वाला जो वाक्य होता है वह कर्तृवाच्य कहलाता है। यह अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है। दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है और यह इस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म का संबंध सीधे क्रिया से होता है। दूसरा है भाववाच्य। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का रूप अकर्मक ही मान होता है, परंतु कभी कभी सकर्मक क्रियाओं को भी इसमें प्रयोग कर लेते हैं। अर्थात जब क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग की जाती है तो उस क्रिया को भाववाच्य की क्रिया कहते हैं। इसके साथ ही यह पाठ
में वाच्य परिवर्तन भी हम सीखेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला जा सकता है और कर्मवाच्य से भाववाच्य में भी वाक्यों को बदला जा सकता है। जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, यह कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यह कर्मवाच्य है। और वही मैं जाऊंगी, यह कर्तृवाच्य है और इस कर्तृवाच्य से मुझसे जाया जाएगा, यह भाववाच्य में है। अतः कहा जा सकता है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से भाववाच्य में, या हम किसी वाच्य से किसी वाच्य में वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद।